अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 6 जनवरी 2025 और आज एक ही दिन में इमरान खान से जुड़े दो अहम तरीन अदालती सतह पर डेवलपमेंट सामने आई। इनमें से एक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना सुनाना और उस मुकदमे को फैसले की ताखीर ही से खतरे से दो चार करना है, और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तोशा खाना 2 मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है। तोशा खाना 2 का मुकदमा ट्रायल ही की सतह पर कैसे सवालात की जद में आ गया है और कैसे एक तरह से फारिग हो गया है, इसकी तफसीलात मैं और वसीम मलिक एफसीआर के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही आज ही के दिन में मुज़ाकरात जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं, उनके हद तक क्या डेवलपमेंट है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, आज फिर से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आ सका, लेकिन उससे बड़ी खबर तोशा खाना 2 से जुड़ी है। देखिए, आज जो डेवलपमेंट दोनों अदालती महाज पे हुई हैं, चाहे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना सुनाना हो, तो मेरे नज़दीक वो केस भी फारिग हो चुका है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। एक तो उस फैसले की जो अभी आना है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, और दूसरा अगर उस केस को मेरिट पर देखें तो उस केस में भी वही हशर उसका होना है जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह पर आएगा, जैसे इमरान खान के साइफर केस में हुआ, जैसे इमरान खान के वो जो दूसरा इद्दत में निकाह के केस का हुआ, तोशा खाना 1 के केस का हुआ, तो ये तमाम तर मामला। बल्कि तोशा खाना 2 तो 2 तोशा खाना तो ऑलरेडी हो चुके हैं। एक तोशा खाना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था हुमायूं दिलावर वाला, और दूसरा जो तोशा खाना जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुनाया था। तो अब मेरे ख्याल में हम 190 मिलियन पाउंड वाले मामले पे तो आते हैं, मगर उससे कबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिला है, जिससे इमरान खान के दोनों आखिरी और बड़े केसेस जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो उस पे हम आते हैं। तोशा खाना 2 का जो आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने ज़मानत तो ऑलरेडी इमरान खान को पहले इस मामले में बुशा बीबी को ज़मानत मिली, फिर इमरान खान को ज़मानत मिली, तो आज उस ज़मानत का जो तहरीरी जजमेंट आया है उसमें तो वो केस ख़त्म होकर रह गया है। आल्दो के अभी जो शाहरुख अर्जुमन साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगना है, लेकिन वो फैसला क्या देंगे वो भी आखिर में आकर हम बताते हैं। मगर जो केस के मेरिट्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है वो मेरे ख्याल में इससे बड़ा रिलीफ आज के टाइम स्पैन में इमरान खान के लिए नहीं हो सकता। और अब इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए मेरे नज़दीक, ये मेरी ज़ाती राय है, किसी डील या किसी मज़ाकरात की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानूनी सतह पर उनकी मुख्तलिफ फैसलों के जरिए जीत होती वैसी ही नजर आ रही है। आप वो डिटेल जजमेंट जो है वो पढ़िएगा, मगर उससे कबल वन लाइनर तो यही है कि इमरान खान का बल्गारी सेट जो है वो तोशा खाना से लेने का मुकदमा तोशा खाना ने बनाया। 2021 में इमरान खान को बल्गारी सेट मिला, उन्होंने वो अपने पास रखा और उसका केस है। अब मामला ये बनाया गया है कि उस वक्त सिर्फ ये होता था कि रसीदें दी जाती थी, कोई गिफ्ट आया आपने वो अपने पास रखा और उसकी जो कीमत अदा की उसकी रसीदें तोशा खाना में जमा करवा दी। मौजूदा हुकूमत आई, उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम कैबिनेट डिवीजन ने जारी किया और कहा कि सिर्फ रसीदें नहीं, तोशा खाना में तहाइफ जमा कराना भी ज़रूरी है, और उसके बाद उसकी एवेल्यूएशन होगी, उसकी रसीदें जमा कराई जाएंगी और फिर आप तहाइफ वापस रख लेंगे। और दूसरा इस सारे मामले में ये भी कहा गया कि इमरान खान ने प्रेशराइज भी किया उस वक्त वजारत उज़्मा का जो मनसब है उसे इस्तेमाल करते हुए उसकी कीमत जो है वो भी कम लगवाई। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम है जो कोई कानून साजी भी नहीं है, और उसका इफेक्ट जो है वो भी रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी से उसका इतलाक कर दिया है। मरियम आपके सामने वो डिटेल जजमेंट पढ़ती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूरी का जो तहरीरी फैसला जारी किया है, उस फैसले के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ सऊदी वली अहद से मिलने वाले बुल्गारी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई का आगाज किया ही नहीं जा सकता था। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जजमेंट है उसके मुताबिक जब कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी तो तोशा खाना 2 मजीद इंक्वायरी का केस है और इमरान खान की जमानत मंजूर की गई थी। अब इस जजमेंट में मेरिट्स पर आते हुए, जो कि केस के मेरिट्स हैं, उन पर लिखते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस इस नुक्ते पर फोकस रखकर बनाया गया है कि ये बयानिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं कराया और घर ले गए। उसके बाद ये केस बनाने के लिए बारीक जो एक तरीक़ेकार किया गया, जो अभी आपको वसीम ने भी बताया, हम उसको बारीक वारदात ही कहते हैं, सब यही कह रहे हैं कि 2018 के रूल में, जो कि तोशा खाना के रूल्स हैं, ऑफिस मेमोरेंडम था जो कि 18/12/2018 का यानी 18 दिसंबर 2018 का ये ऑफिस मेमोरेंडम था, जिसके मुताबिक 2018 के ये रूल्स थे
جس کو 18 مارچ 2023 کو تبدیل کیا گیا آفس میمورینڈم سے. آفس میمورینڈم پہلے کا بھی موجود تھا اور اسی آفس میمورینڈم کے اوپر ایک اور ترمیمی آفس میمورینڈم لایا گیا اور 2018 کے رول میں 2023 میں تبدیلی کی گئی اور پھر کیس بنا. اس وقت 2018 کے رول کے مطابق تحفہ نہیں صرف رسید جمع کرانا، یعنی توشہ خانہ سے آپ کو گفٹ ملا، آپ نے اس کی رسید جمع کرانی ہے، اس کے مطابق جو ضابطئی کارروائی ہے وہ کرنی ہے اور گفٹ رکھ لینا ہے. اگر رسید جمع نہ کرائی جائے تو اس پر کارروائی ہو سکتی تھی، جو کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے جمع کروائی تھی. لیکن 2023 میں یعنی 18 مارچ 2023 کو یہ جو آفس میمورینڈم تھا اس کے ذریعے ضوابط کو تبدیل کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سال 2023 میں توشہ خانہ رولز میں ترمیم کر کے کہ رسید کی بجائے اب گفٹ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی اور پھر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف یہ کیس بنا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ نقطہ سامنے آنے پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ 2023 میں ہونے والی ترمیم کا اطلاق سال 2021 میں عمران خان یا بشریٰ بی بی کو ملے بلغاری کے سیٹ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلے میں کہ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے زور دیا کہ عمران خان توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ ہیں، ضمانت کے حقدار نہیں ہیں. تو عدالت نے واضح کیا کہ عمران خان کی توشہ خانہ 1 کیس میں سزا نیب پروسیکیوٹر کے اعتراض نہ کرنے پر معطل ہو چکی اور نیب پروسیکیوٹر نے توشہ خانہ 1 کیس میں بے ضابطگیوں کے باعث سزا کالعدم کر کے ریمانڈ بیک کرنے کی بھی استدعا کی تھی. تو ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل پر فیصلہ نہیں ہو جاتا جب تک عمران خان کی سزا توشہ خانہ 1 میں بھی حتمی نہیں ہے. یعنی اس فیصلے کے ذریعے 2 چیزیں سیٹل ہو گئی کہ عمران خان اس وقت توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ نہیں ہے اور توشہ خانہ 2 میں تو ویسے ہی ٹرائل چل رہا ہے. لیکن ایف آئی اے چاہتا تھا کہ چونکہ توشہ خانہ 1 میں عمران خان کو ہم نے سزا سنوا دی تھی جج محمد بشیر کی عدالت سے، اور جس طرح الیکشن سے پہلے ٹرائل کیا گیا تھا، لہٰذا اب اسی توشہ خانہ کے اوپر جتنے بھی مقدمات بنیں گے اس میں ضمانت نہ دی جائے، کیونکہ پہلے کیس میں سزا ہے، باقی ہم کیسز بناتے جائیں اور اس کے میرٹس بھی ڈیسائیڈ نہ ہوں. اس پہ آئین یا قانون کیا کہتا ہے اس پہ آنے سے پہلے ہم ججمنٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ججمنٹ میں مزید کہا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے عمران خان اور بشریٰ بی بی پر بلغاری جیولری سیٹ کے تحفے کی کم قیمت لگوانے پر پریشر ڈالنے کا نقطہ اٹھایا تھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں یہ لکھا کہ ایف آئی اے کا یہ کیس نہیں کہ بانی پی ٹی آئی یا ان کی اہلیہ نے براہ راست دھمکی دی یا پریشر ڈالا، اور تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے سہیب عباسی کا بیان بھی تاحال ٹرائل کورٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں ہوا. سہیب عباسی اور اس پر مبینہ پریشر ڈالنے والے وزیر اعظم آفس کے سابق کنٹرولر کا میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ جو بیان ہے اس سے پتہ چلے گا کہ وہ تفتیشی کو دیے گئے اپنے بیان پر قائم ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ تفتیشی کے سامنے جو 161 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت ٹرائل میں اتنی نہیں ہوتی. سہیب عباسی کے چیئرمین نیب کی جانب سے معافی ملنے پر کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے ایف آئی اے حکام کی جانب سے سہیب عباسی کی معافی سے متعلق ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان 72 سال کے ہیں اور اس کیس میں 4 ماہ سے زائد عرصے تک زیر حراست رہے. کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور فرد جرم تاحال اس وقت عائد نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ ضمانت کا مقدمہ تھا، اور اب تو معاملہ آگے بڑھ چکا ہے اور ٹرائل جو ہے وہ جلد مکمل کرنے کا اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹرائل مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا جلد، اس وجہ سے ضمانت ان کی بنتی ہے اور ضمانت دی جا رہی ہے ان تمام تر پوائنٹس کے اوپر. آسان زبان میں کیس یہ تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرواتے، گھر لے جاتے. ابھی تک بنایا بھی بیانیہ یہی ہے بیانیہ. وزراء بھی اس پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے رہے، نیب نے یہ مقدمہ بنایا تھا، پھر نیب ترمیم کے بعد یہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد ہوا. تو کوئی ان عقل کے اندوں سے یہ پوچھے کہ 2018 کا جو آفس میمورینڈم تھا، توشہ خانہ کے رول تھے، اس میں تو تحفے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروانے چاہیے تھے، توشے لے کے ہی گھر جانے چاہیے تھے اس رولز کے مطابق. صرف یہ ہوتا تھا کہ ایویلویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اب رسیدیں جو ہیں وہ جمع کروا دیتے ہیں. لیکن یہاں پر تو ہم نے وہ بھی دیکھا کہ اس میں سے جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں یا کچھ ایسے تحفے ہوتے ہیں جو کہ آپ آدھی قیمت یا جو ایک قانون میں یا رولز میں جتنی قیمت ہے وہ جمع کروا کے بھی نہیں لے سکتے. لیکن ہماری مریم نواز شریف صاحبہ نے، ہمارے کیا نام ہے نواز شریف صاحب نے، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، ماشاءاللہ سے انہوں نے وہ تحفے لیے ہوئے ہیں. وہ چیزیں عمران خان کے دور میں قیمتیں بڑی تھیں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے اس کا تخمینہ بڑھا دیا تھا وسیم. پہلے 7 یا 10% ادا کرنا ہوتا تھا توشہ خانہ کے گفٹ کے لیے، عمران خان نے اس کی قیمت 50% کر دی تھی کہ آپ کو گفٹ کا 50% جو آپ اس کی قیمت لگوائیں گے، تخمینہ لگوائیں گے، اس میں سے 50% ادا کرنا ہوگا. اچھا، اس اور معاملے میں نا ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، عمران خان اس معاملے میں مین ایکیوزڈ نہیں ہے. عمران خان کو ایکیوزڈ ہے. وہ جو تحفے تھے وہ بشریٰ بی بی نے رکھے تھے اور ان کی جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ہیں ان کے ذریعے وہ رسیدیں توشہ خانہ میں اس وقت جمع کروائی گئی.
दिलचस्प बात एक और सुन लीजिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये सब लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने केस तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब ये ट्रायल कोर्ट से जो भी फैसला आए, और मैं आपको ये भी बता दूं ट्रायल कोर्ट से फैसला आएगा, शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं उन्होंने अपनी वो परफॉर्मेंस कन्विक्ट करेंगे इमरान खान को, 100/100 परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए उनका नाम भी है। ना भी आए तो भी उन्होंने सज़ा सुनानी है। उसकी वजह क्या है, वो कहाँ कहाँ पहले भी कानून की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा तो मेरे ख्याल में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का यही एक फैसला जो है वो अगर आप उस डिवीजन बेंच के सामने रखेंगे तो ये केस मुझे 1 से 1.5 महीना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठहरता नज़र नहीं आ रहा, और इस पर सज़ा मुअत्तल नहीं, डायरेक्ट इमरान खान जो है उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म होती है, मुझे बुशरा बीबी इमरान खान की नज़र आती है। दूसरी बात, जब ये मामला नैब ने ये केस बनाया था ओरिजिनली, ये गालबन नैब ने केस बनाया 22 फरवरी 2023 को, 2021 का ये सेट है। जब नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने काजी फैजीसा की सरबराही में बेंच ने मंजूर की, जो ये रिव्यू पिटीशन थी और नैब तरमीम बहाल हुई, तो ये केस नैब की जुरिस्डिक्शन से चला गया FIA के पास। अच्छा, FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि ये केस मजीद तफ्तीश का है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है, जिसका काम ही इन्वेस्टिगेट करना है, उन्होंने नैब वाली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इत्तफाक किया हुआ है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नई सिरे से की, और उसकी वजह है उस केस में कुछ होगा तो वो, क्योंकि FIA के प्रोसिक्यूटर तो खुद मान चुके हैं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक है, जो हमने नया ऑफिस मेमोरेंडम बना के पूरा केस खड़ा किया था, वो हो ही नहीं सकता था। और दूसरा, अब जब ये केस नैब से FIA में आया, तफ्तीश नहीं हुई, तो शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान की जमानत भी मुस्तरद की थी। इन्हीं फैक्ट्स के होते हुए, जो फैक्ट्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखे हैं, उन्हीं फैक्ट्स के होते हुए शाहरुख अर्जुमन साहब ने क्या किया, अच्छा चलें, कानून साजी भी हो जाती, कोई आईनी तरमीम ही हो जाती, कोई कानून साजी हो जाती, यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम, यहाँ से सिर्फ कैबिनेट डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करती है, कानून साजी का भी क्या कहते हैं उसको, एहतमाम हुज्जत नहीं किया जाता। अब जरा मुझे दस्तूर का आर्टिकल 12 पढ़िए ना, कि अगर आईनी तरमीम ना सही कानून साजी ही होती तो क्या उस कानून साजी का इतलाक माजी पे हो सकता है? बिल्कुल, आइन का आर्टिकल 12 बहुत वाज़े है कि अगर जिस शख्स पे जिस वक्त का वक़ुआ है उस वक्त कोई चीज़ काबिल ताज़ीर या सज़ा के लिए नहीं थी, तो बाद में आप किसी कानून साजी के ज़रिए उस चीज़ को अगर सज़ा के ज़ुमरे में ले आते हैं तो उस पर सज़ा नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें अगर आज कोई कत्ल हुआ और उस पर सज़ा का इतलाक आज नहीं होता कि इस पर कत्ल पर फांसी होगी, तो आप 6 साल बाद अगर कत्ल पर फांसी की सज़ा देंगे तो उस शख्स को आज के जुर्म पर फांसी नहीं होगी। यही दस्तूर का आर्टिकल 12 है, और इसका जुमला अगर एग्जैक्टली हम उसको पढ़ ले तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी माजी के किसी जुर्म पर सज़ा पर जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ये देता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ये कहता है कि नो लॉ शेल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन, इसका क्लॉज ए है, फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन, for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at that time the offence was committed। यानी जिस वक्त वो जुर्म हुआ, अगर उस वक्त उसकी सज़ा वो नहीं थी जो आपने बाद में बना दी, तो आप उसकी सज़ा बाद में नहीं दे सकते। देखिए, मेरा फिर एक ही मुतालबा है कि बजाय इसके कि यूँ अदलिया को बेतौकीर किया जाए, हमारे जो जजेज़ हैं वो अपने ज़ाती मुफाद को देखते हुए आइन और कानून और अपने उस हल्फ की पासदारी करने की बजाय ताकतवर फरीक जो कि लम्हे मौजूद और गुज़श्ता 77 साल में इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका दिया गया जो हल्फ है, उसको दी गई जो कमिटमेंट है, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। तो फिर 26वीं आइनी तरमीम आपने मंजूर की है, अदलिया को पहले ही आपने बेवकूफ़ कर दिया है, तो फिर एक ऐसी आइनी तरमीम होनी चाहिए, एक ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जिसमें उस जज का जो हल्फ है उसको भी अमेंड कर दें, और जज कर दें कि मैं हल्फ लेता हूं कि दो किस्म के जजेस हों। हाँ, आप जजेस 2 किस्म के हों, कैटेगराइज कर दें, आप करा दें। एक जज जो है अगर कोई हल्फ लेना चाहे आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने का, तो वो उस पर हल्फ ले ले। अगर कोई हल्फ लेना चाहे कि मैं इस मुल्क की ताकतवर फरीक जो कि लम्हा मौजूद में फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके कहने पे सियासतदानों को कन्विक्ट करूंगा, ताबे रहूंगा, तो उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, अदलिया यूं बेतुकीर नहीं होगी। बिल्कुल, और अवाम का जो एतमाद है वो भी बहाल रहेगा, उन्हें मालूम होगा कि ये इस कैटेगरी के जज है और ये इस कैटेगरी के जज है। वसीम, वैसे तो सबके सामने ही है, एक तरफ जज शाहरुख अर्जुमन है, एक तरफ जज नासिर जावेद राना है, अबुल हसनात जुल्करनैन है, हमायूं दिलावर हैं, या जज कुदरतुल्लाह जैसे जज हैं जिन्होंने एक हम बदतरीन ही मुकदमा उसको कहेंगे, पाकिस्तान की तारीख का इद्दत में निकाह का मुकदमा था वो। लेकिन फिर दूसरी जानिब और जजेस भी हैं जिनसे मुतालिक हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन इस बहस को प्रोलॉन्ग करने से बेहतर है हम बात कर लें 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे की।
तीसरी मर्तबा फैसला सुनाने की तारीख आई और तीसरी ही मर्तबा अदलिया जैसा एक इतना मोतबर पेशा, एक इतना मोतबर इदारा बेतुकीर हुआ आज दोबारा कि 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई सहाफ़ती, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, जो तर्जुमान हैं कुछ हलकों के खुद ही से बने हैं, वो पहले ऐलान कर देते हैं कि फ़ैसला नहीं आ सकता और फ़ैसला नहीं आएगा, और फिर जज साहब को नहीं पता, जज साहब के अमले को भी नहीं पता, लेकिन अचानक से जज साहब रुखसत पे चले जाते हैं, अवेलेबल ही नहीं होते रूटीन के मुकदमात के लिए भी, और फिर फ़ैसला नहीं सुनाया जाता। ये सब क्यों हो रहा है? कोई रिटर्न तो होगा ना इसका बदले में। इसका बदले में रिटर्न है प्रोटोकॉल। ओके, वो इस वक्त एंजॉय किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस याह्या अफरीदी। अब बहुत सारे लोग ना उन्हें चीफ जस्टिस कहने की बजाय चीफ मजिस्ट्रेट कहने लगे हैं। तो मैं भी जब उन्हें चीफ जस्टिस कहने लगता हूँ तो फिर उनके जो अब तक के इकदाम हैं वो देखते हुए मैं चीफ जस्टिस नहीं कह पाता। मुझे एक बात बताइए यार, इससे बेहतर तो काजी फैज ईसा का दौर था। अदलिया इतनी बेवकूफ उस वक्त भी नहीं हुई थी। वो शख्स खुद बैठकर ताकत अपने पास रखकर ये कह रहा था कि हाँ, अगर तुमने इमरान खान के खिलाफ मुझसे फैसले लेने हैं तो आओ, मैं हाजिर हूं। जो तुम मांगोगे मैं उससे बढ़कर इमरान खान के खिलाफ फैसले दिलवाऊंगा और दूंगा और मेरी अदलिया इस्तेमाल होगी। एटलीस्ट पावर तो उसने अपने पास रखी हुई थी। यहां पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और उनके नाक के नीचे इस मुल्क की मातहत अदलिया जज नासिर जावेद राना, मैं अक्सर सोचता हूं, मैं कभी इनकी ज़ियारत का मुझे शर्फ नसीब नहीं हुआ, मैं ट्रायल कोर्ट में नहीं गया, लेकिन अब मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि वो मुअज़्ज़ज़ जज हैं कैसे। कि यार आपने फौजी इस्टेब्लिशमेंट की माननी है, ताकतवर फरीक की माननी है, तो एटलीस्ट उनको एक डिमांड रख दो। कहो कि अगर जजमेंट अभी नहीं सुनाना तो मुझे बता दो, मैं अनाउंस करूंगा कोर्ट में, मेरे अमले को बता दो। हाँ, मेरी कोई तो एक रहने तो दो। इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा जलील भी किया जा रहा है। ये हमारी अदलिया को समझना होगा। तो हो भी तो रहे हैं वसीम, क्या समझें? मतलब कोई इंसान में बड़ी माजत के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। इनकी नहीं है शायद। खुद को जजेस कहते हैं, फैसला देते हैं। अगर आप किसी भी इस वक्त अगर आप ट्रायल कोर्ट्स में चले जाएं तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं वो जज जिन्होंने आज तक कोई अपनी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले किए, और वो जजेस आज कहीं पर भी नहीं है। उनके आप नाम नहीं सुनते, उनके आप यहाँ पर नहीं देखते कि उनकी तकर्रियाँ कहीं हो, उठा के उनको दूर दराज इलाकों में फेंका जाता है। ये हो रहा है इस मुल्क में। अब इस फैसले की वक़्त क्या होगी? 19 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व हुआ, पहली तारीख अनाउंसमेंट की 23 दिसंबर थी, फिर वो बढ़ के 6 जनवरी, फिर आज बढ़ के 13 जनवरी। अब फैसला आप सुना भी दें, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? उसकी वैसे ही क्रेडिबिलिटी नहीं रहनी थी। देर तक उसके ट्रायल्स चले, मुकदमे में कुछ अब नहीं। अगर केस के मेरिट को भी देखें, नैब तरमीम के बाद इस केस में भी ये इमरान खान के बतौर वजीर आजम काबीना के फैसले के ऊपर एक केस है ना कि उन्होंने माली फवायद हासिल किए। नैब तरमीम जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने की और उनके पसंदीदा काजी फैज ईसा उस पे स्टैम्प करके उन पर स्टैम्प करके गए, उसमें था कि काबीना और उसमें जो सब कमेटीज होती हैं, ज़ैली कमेटियाँ होती हैं काबीना की, उनके फैसलों को इस्तिस्ना होगा नैब रेफरेंस से। हाँ, एक ज़रूर डाला गया था कि अनटिल अनलेस अगर कोई मॉनेटरी गेन है, किसी ने कोई करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, पैसे की मद में उससे फ़वायद हासिल किए हैं, तो फिर आप केस बना लें। चलें, ये भी हम आर्गूमेंट नैब का एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये केस होगा, इमरान खान ने कोई फ़वायद हासिल किए होंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अल-खातिर ट्रस्ट, जिनको नैब ने अपना गवाह बनाया, वो आके कह गए कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। तो इस मुकदमे की वक़्त वसीम, हम ऑलरेडी पहले भी एक मरतबा काफ़ी तफसील से बात तो कर चुके अगेन हैं मैं कि इसलिए नहीं कह है। रहा था, मैं अगेन इसलिए कह रहा था कि अब मुझे लगता है 190 मिलियन पाउंड जजमेंट सुनाना है ना, मजीद कितना जनवरी के महीने में सुना देंगे। 13 जनवरी की तारीख है। ये जो ट्रायल जिस तरह से, ये क्या नाम है इनका, हुमायूं नहीं, मुझे इनका नाम भी भूल जाता है, कौन से वाले की बात ये है? FIA शाहरुख अर्जुमन शाहरुख साहब, अर्जुमन। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी में कन्विक्ट कर देंगे। तो ये दोनों केसेस हाई कोर्ट की सतह पे आने हैं। और वो वहीं शायद अलकादिर को वहीं जाने नहीं दिया जा रहा केस को, 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे आज एक और वजह पकड़ा दी कि जब तक नए जज नहीं आते तो आप मजीद मुकदमात यहाँ ना आए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिस तरह का फैसला 4 नए जज भी आ जाएं, डीबी बैठ के सुनेगी, माजी के फैसले हुए हैं, तो आप मजीद नहीं कर सकते इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। नए केसेस बनाएंगे, कौन से बनाएंगे? आप भी थक गए हैं। मजीद कोई पाइपलाइन में मुकदमा इस वक्त नहीं है। 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें 26 जो नवंबर के भी मुकदमात उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट ने हशर किया है 9 मई के मुकदमात में, इमरान खान ने जो वहाँ से उनका जो जिस्मानी रिमांड लिया गया था, और उसमें जजों ने जो इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ, वहाँ के डिविजनल बेंच ने बैठ के लिख दिया कि इमरान खान तो मासूम है 9 मई के केसेस में, और ATC के जजेस भी कुछ जो अपने हल्फ की पासदारी करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस सारे मामले को देखते हुए, तो अब एक तो आलमी प्रेशर भी हो, अमेरिका का मामला भी हो तो वो हो, लेकिन
یہ جو ہم نے سارا کچھ ڈسکس کیا یہ بھی مجبوری ہے مذاکرات کی تاکہ وسیم، آخر اسٹیبلشمنٹ میں- کا اپر ہینڈ ہو. آخر میں عمران خان کی بہن علیمہ خان آج کہتی ہے کہ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہو رہے عمران خان سے، لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں شفٹ ہو جاؤ اور خاموشی پکڑ لو، تو یہ بیک ڈور رابطے بھی نہیں ہو رہے، پیغامات بھی آ رہے تو ہیں، خبر کچھ اور ہے، چل کچھ اور رہا ہے. اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں، سید نوید قمر کہہ رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ اب بنی گالا. عمران خان نے خود تصدیق کی نا کہ مجھے بنی گالا جانے کی آفر اور باقی چیزیں. تو وہ بیک ڈور مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہے ہیں یا یہ لوگ وہاں پر کر رہے ہیں؟ ڈی جی ایس پی آر کے میں اس اسٹیٹمنٹ کو میں کہاں لے کے جاؤں جب انہوں نے اس کی تردید ہی نہیں کی تھی. تو مذاکرات بشرا بی بی کر رہی ہیں، مذاکرات عمران خان خود کر رہے ہیں، مذاکرات شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرتبہ پھر سے جو عمران خان سے جڑا بیانیہ آ رہا ہے وہ گھر کی لڑائی کا شکار ہو رہا ہے، کچھ چیزیں سامنے آ نہیں. رہی، اس کی کچھ چیزیں بنیادی نہیں وجہ آ رہی. دیکھیے ایک مذاکرات کا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بتانا ہے پبلکلی، تو بتانا ہے کہ جی پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہوا ہے. میرے خیال میں پہلی شرط ہی یہی ہوگی. تو یہ سارے معاملات ہیں، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے ابھی اس وقت عمران خان سے مذاکرات کرنا، اور وہ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. 13 جنوری کو فیصلہ سنایا جاتا ہے یا نہیں سنایا جاتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کل عمران خان ہی کی پارٹی سے جڑے 9 مئی کے مقدمات یعنی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا مقدمہ سننا ہے. کل کا دن ویسے بھی ہیپننگ ہو سکتا ہے. میں اور وسیم ملک مزید تفصیلات بھی لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.